हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट केमिस्ट्री बाय पूनम खर्ब। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, क्लास 11th यूनिट 3rd। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अगर हम किसी भी एटम को एक स्फेरिकल शेप के अंदर माने तो उसका जो साइज़ होगा उसको हम एक एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में ही क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने एक ले लिया एटम, उसका जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस। उस एटम के न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। तो यहाँ से लेके बाहर तक, आउटर मोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस बोल देंगे। लेकिन ये बात तभी तक ठीक थी जब तक हमें इलेक्ट्रॉन के नेचर का नहीं पता था। अब हम यूनिट 2 में पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, वेव नेचर भी होता है। अब अगर हम एक न्यूक्लियस लेते हैं और उसके बाहर है आपके नंबर ऑफ शेल्स, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी फॉर्म में है? एक वेव की फॉर्म में है। तो वो किस तरह से होंगे? इस तरह से। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि फिक्स बाउंड्री क्या है। फिक्स बाउंड्री क्या है? किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो हमारी नई डेफिनेशन आती है, और नई डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को, किस पॉइंट तक के डिस्टेंस को? उस पॉइंट तक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर की फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में है, तो उसकी जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ तक मैक्सिमम होती है, वहाँ से लेके न्यूक्लियस के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस बोल देंगे। डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन को हमने क्या कर दिया? फिर रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वैसे अभी भी यूज़ करते हैं इस डेफिनेशन को, लेकिन सबसे प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपकी द डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus, the distance from center of nucleus to the point, to the point at which probability of finding, probability of finding इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि जहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस बोल देंगे। इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इतनी बात समझ में आई? ये थी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन। इतनी बात समझ में आई आप सबको? नेक्स्ट है आपका जो एटॉमिक रेडियस है, उसको कैलकुलेट करने में बहुत सारी क्या आई हैं? डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने में? वो देखो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका एटम है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ होता है। इसकी वजह से भी हम उसके डिस्टेंस को, एटॉमिक रेडियस को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते। ठीक है, एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते। सबसे पहली तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या होती है? अभी अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं वो वेव की फॉर्म में होंगे, और कहाँ तक होंगे ये हमें नहीं पता। तो दूसरी वजह यही होती है कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है, कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जहाँ तक मेजर करोगे, जीरो लेवल पे भी मेजर करोगे ना, तो वहाँ भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही। इसी वजह से यहाँ पे इसके एटॉमिक रेडियस को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास शार्प बाउंड्री नहीं है, डू नॉट हैव शार्प बाउंड्री। तीसरी जो वजह है वो है आपकी कि जो एटॉमिक रेडियस है वो अपने आप को चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर
बॉन्डेड स्टेट, ठीक है, कि एक जगह वो किसी तरह का बॉन्ड बनाता है, दूसरी जगह वो किसी और टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, वेरी होता चलेगा। तीसरी वजह ये है। और फोर्थ वजह अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ वजह ये है कि एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल एटम। एक एटम को हम आइसोलेट नहीं कर पाते क्योंकि उसका जो साइज़ है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, और जब उसको आप आइसोलेट कर ही नहीं पाओगे तो उसके जो एटॉमिक रेडियस है उसको कैसे मेज़र कर पाएंगे। ये सारी डिफ़िकल्टी थी जो एटॉमिक रेडियस को मेज़र करने के बीच आती थी। इतनी बात समझ में आई। देखो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, वो डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल तक। लेकिन इसको किसने रिजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर ने, जिसने बोला कि एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या क्या इसके बीच डिफ़िकल्टीज आई। सबसे पहला कि एटम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, जीरो लेवल तक भी अगर आप उसको देखोगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिल ही जाएगी, ठीक है, वहाँ भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरी बॉन्डेड स्टेट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, चेंज, एटॉमिक रेडियस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल एटम। एक सिंगल एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं निकाल सकते, और ना ही उसके एक एटॉमिक रेडियस को इतने ईजिली डिफाइन कर पाते, उसको कैलकुलेट कर पाते। अब जो एटॉमिक रेडियस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, मतलब अप्रोक्सीमेट, वो भी एक्यूरेट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जैसे एक्सरे डाइफ्रैक्शन है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, या फिर इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, इस तरह के कई मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, एटॉमिक रेडियस की। अब क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसके इफ़ेक्टिव साइज़ निकाल पाते हैं। क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव साइज़। और इफ़ेक्टिव साइज़ क्या होता है, जो इफ़ेक्टिव साइज़ होता है आपका वो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, की उसके बीच में कम से कम डिस्टेंस कितना होता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच अलग अलग बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, इफ़ेक्टिव साइज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम to another in a given bonded state, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव साइज़, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड है आपका वैन डर वाल रेडियस, थर्ड है मेटेलिक रेडियस, फोर्थ है आपका आयोनिक रेडियस। आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, आयोनिक रेडियस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कोवेलेंट रेडियस की, किसकी बात करें, कोवेलेंट रेडियस। अब जो कोवेलेंट रेडियस है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच निकालेंगे जो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और वो ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम होमोन्यूक्लियर की बात करें, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि अगर दोनों ही सेम टाइप के एटम हैं आपके ए और ए, तो इनका जो एटॉमिक रेडियस होगा, मतलब कोवेलेंट रेडियस होगा, उसको हम दिखाते हैं स्मॉल आर से, कोवेलेंट रेडियस। तो वो क्या होगा,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, जो कि बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा कि आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या है कि आर कोवेलेंट रहेगा आपका हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये तो थी आपकी होमोन्यूक्लियर के बारे में। अगर हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करें, हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि एक आपका ए हो और दूसरा आपका क्या हो, बी, अलग अलग आपके एटम हो, तब कैसे होगा। देखिए, अगर हमें कोवेलेंट रेडियाई निकालनी है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बीच में, हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि एक आपका रहेगा ए और एक आपका रहेगा बी, ठीक है। दो आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, कि जो भी आपने ए और बी लिया है उन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या हो, सेम हो, तब आपका कोवेलेंट रेडियस क्या होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम निकालें तो इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम DAB से डिनोट कर दें तो इसका जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो कैसे होगा, जो DAB होगा वो रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कब, जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिफरेंट, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिफरेंट, तब क्या होगा। मान लो आपके ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस तरह से हम दिखाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ बढ़ने लग जाएंगे, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से जो शेयरिंग होगी, जैसे ये क्या है आपका ए है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ बढ़ेंगे, ए की तरफ बढ़ेंगे, और ज़्यादा शेयरिंग किसकी तरफ होगी, बी की तरफ। ये वाला जो कॉमन एरिया है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो कॉमन एरिया इतना नहीं है, जबकि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे और ये जो कॉमन एरिया है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, DAB से। और जो ये DAB है इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। जो DAB होगा वो ए के रेडियस और बी के रेडियस के सम में -0.9 शाई ए माइनस शाई बी, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला रहता है। इसमें जो शाई ए और शाई बी हैं वो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और शाई बी है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। आपके पास सारी वैल्यूज़ होंगी, कोई एक वैल्यूज़ उसमें मिस करेगा और आपको उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके, जैसे इसकी वैल्यू अगर नहीं है, बाकी सब वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो सारी वैल्यूज़ को पुट करके आप RA निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले पे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये था आपका कोवेलेंट रेडियाई किसका, हेट्रोन्यूक्लियर का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उनके बीच में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे ए की तरफ, और फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.9 इंटू शाई ए माइनस शाई बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैंडरवॉल रेडियाई। वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो वैंडरवॉल फोर्स होता है वो किसके बीच में होता है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच। मतलब वहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होती,
नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। तो इसी तरह से वैन डर वाल्स रेडियाई होगा। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नोबल गैसेस में है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, इनर्ट होती हैं। और इनर्ट का मतलब क्या है कि वो बॉन्ड नहीं बनाती, उनके बीच में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो वहाँ पे हमें अगर रेडियस निकालना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस का यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आई। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको इनर्ट रेडियस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस रेडियस भी बोलते हैं, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई। ये कैसे बनता है, ये रेडियस कैसे होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है वो देखो। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये किसके बीच होता है, मोलिक्यूल्स के बीच। मान लीजिए आपके पास क्या है, क्लोरीन का मोलिक्यूल है, किसका, Cl2, क्लोरीन का। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बाकी बुक्स में इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट रेडियाई रहेगी यहाँ पे, और यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस बोलेंगे। इसको हम सिंपली दिखाने के लिए इस तरह से लिख देते हैं कि एक हमने इधर क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, एक इधर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस बोलते हैं। अगर हम इसको दिखाएं RVW से, मतलब वैन डर वाल्स रेडियस वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस किसका, क्लोरीन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में, और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो वो आपका क्या निकल जाएगा, वैन डर वाल्स रेडियस निकल जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है कि जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो और जो कोवेलेंट रेडियस है उन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा बड़ा होता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम वैन डर वाल्स की बात करें तो वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो इस तरह से है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जबकि अगर कोवेलेंट की बात करें तो उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, इसको बोलते हैं। अब देखो इसका डिस्टेंस ओबियसली ज़्यादा है, तो जो वैन डर वाल्स रेडियस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियस। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपकी मेटेलिक रेडियस। जो मेटेलिक रेडियस होती है वो क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। मेटेलिक रेडियस में जो मेटल्स होंगे वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड। और जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो इस तरह से, अगर हम किसी भी, जैसे कॉपर की रोड ले ली हमने, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 3 डायमेंशनल में इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। इस डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोल देंगे, मेटेलिक रेडियस। फिर से अगर हम पूछें कि वैन डर वाल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस को हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, देखो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वैन डर वाल्स, क्योंकि कैसे होता है, इस तरह से होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका बन जाएगा, वैन डर वाल्स का। उसके बाद देखो मेटेलिक, मेटेलिक में क्या होता है, इस तरह से निकालते हैं हम, तो एरिया ज़्यादा है। जबकि कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो सबसे कम क्या रहेगा, कोवेलेंट रहेगा। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वैन डर वाल्स सबसे ज़्यादा, फिर मेटेलिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये थे आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कोवेलेंट रेडियस होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर दोनों में। उसके बाद हमने वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटेलिक रेडियस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में और इनके वेरिएशन के बारे में, कि जो रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप कैसे वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िए और साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। थैंक यू एवरीवन।